वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान के अंदर कोरोना की जो तीसरी लहर है और इसकी शिद्दत का। हालिया चंद हफ्तों के दौरान मुल्क भर के अंदर कोरोना के जो बढ़ते हुए केसेस हैं, इनकी 22 जो नंबर्स हैं उनके मुताबिक कोरोना केसेस की जो शरह है वो अब 10% के करीब है, जबकि लाहौर, पेशावर और कुछ और जो शहर हैं उनके अंदर तो ये नंबर 20% तक जा चुका है। इस तनाजुर के अंदर कोरोना चैलेंज के हवाले से तीन इश्यूज जो हैं वो बहुत अहम है। पहले कोरोना का जो तेज़ी से फैलाव है और इसकी वजूहात, दूसरा इशू है कोरोना की जो तीसरी लहर है इसकी शिद्दत में इजाफे के बाद हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर पड़ने वाला बोझ और इसको मैनेज करने के लिए हुकूमत के जो इक़दामात हैं, और तीसरा इशू ये है कि मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन की फराहमी और 50 साल से ज़ायद अफराद को लगाए जाने वाली जो कोरोना वैक्सीन की मुहिम है। हुकूमत का ये दावा है कि 9 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं उनको इस वक्त तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना के फैलाव के बायस तजारती और समाजी सरगर्मियों को एक दफ़े फिर महदूद कर दिया गया है, और साथ साथ हुकूमत खुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से भी बार बार ये वार्निंग दी जा रही है कि अगर अवाम ने SOPs के ऊपर अमल ना किया और नंबर्स में इसी तरह इजाफा होता रहा तो फिर मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। कोरोना की जो तीसरी लहर है इसका एक और जो बहुत तशवीशनाक पहलू है वो ये है कि बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इससे मुतासिर हो चुकी है। पंजाब के अगर नंबर्स की बात की जाए तो सूबे के अंदर 18 साल से कम उम्र के 19,000 बच्चे जो हैं वो अभी तक कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। इस सारे इशू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि ये जो शिद्दत है इस वक्त कोरोना वायरस की तीसरी लहर की, इसकी क्या वजह जो है सिर्फ UK वेरिएंट है और कोई इसकी ख़ास आपको वजह नहीं नज़र आती? और सर साथ में ज़िक्र ज़रूर करिएगा कि इस दफ़े जो इतनी ज़्यादा इत्तलात आ रही हैं या ख़बरें आ रही हैं कि इस दफ़े बच्चे जो हैं वो ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल शिद्दत इसकी अपने उरूज पे है, और उसकी वजूहात का आपने सवाल किया। देखिए, जब भी कभी और ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि किसी भी वबा, ख़ास तौर पे जो इन्फेक्शस डिजीज़ की वबा होती है और ख़ास तौर पे रेस्पिरेटरी इलनेसेस, इनका तरीक़ाकार कुछ यही होता है कि आपके एक्शंस मैटर करते हैं, कुछ जरासीम की नौइयत और हैत जो है वो मैटर करती है, और आपकी एनवायरनमेंट मैटर करती है, और इन सारी चीज़ों का आपस में इंटरप्ले होता है। तो मैं समझता हूँ सबसे वाज़ेह वजह तो इस वबा की इस तीसरी लहर की तो ये है कि हमने बदएहतियाती की इंतहा कर रखी थी। मेरे ख़्याल से इस मौसम बहार में शायद हमने फ़ैसला किया था कि तमाम फंक्शंस, पार्टियाँ, शादियाँ और पूरा हजूम हमने अभी इसी दफ़ा करके छोड़ना है। तो एक इसमें हमारी बदएहतियाती शामिल थी। साथ साथ ये जो वायरस की शक्ल तब्दील होती रहती है, वेरिएंट, इनको एक तो ये है कि किसी जगह का नाम देना मेरे ख्याल मुनासिब नहीं होता, क्योंकि हर मुल्क में हर जगह इनकी शक्ल चेंज होती है। म्यूटेशन ये नहीं है कि पाकिस्तान में नहीं होगी या हिंदुस्तान में नहीं होगी या सिर्फ UK में होगी या अफ्रीका में नहीं होगी। जहाँ कहीं वायरस है वो अपनी वेरिएंट्स लाता रहता है। तो इसको B117 वेरिएंट जो है अब हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन है, और मैं समझता हूँ इसका भी डेफिनेट रोल रहा है, क्योंकि ये कुछ थोड़ा तेज़ी से फैलता है निस्बतन जो नॉर्मल वाला ये कोविड था उसकी निस्बत। अच्छा, अब रहा सवाल बच्चों का। मैं समझता हूँ कि इस पे थोड़ा ना अनड्यू फोकस हो गया है। वो मसला ये है कि हमने ये सारा एनालाइज करके देखा तीनों लहरों के दौरान, पहली लहर, दूसरी और तीसरी, और तीनों के अंदर जो बच्चों की प्रोपोर्शन है उसमें कोई तब्दीली या चेंज नहीं है। वो वही उसी प्रोपोर्शन से बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं जैसे पहले हो रहे थे। तो ये लहर को खुसूसन बच्चों के लिए ज़्यादा मौल खुदा न खास्ता नहीं साबित हो रही, शुक्र है, लेकिन बच्चों में इन्फेक्शन होती है और वो फिर बड़ों में फैलाने का बायस बनते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया जो बदएहतियाती जिसको हम कैसे हुई है, बट सर उसके अंदर बहुत तनकीद फिर हुकूमत के ऊपर भी हुई है कि आपने शादियों के फंक्शंस अलाउ क्यों किए, क्योंकि बार बार यही जिक्र आम आवाम की लोगों की तरफ से भी हुआ है, आप लोगों की भी तरफ से हुआ है कि जो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स थे, जिस तरह के शादियां और शादी की जो दावतें हैं, उनको अगर आप बैन कर देते तो शायद हमें इतना मसला ये ना देखना पड़ता, खास तौर पे पंजाब के अंदर।
अब तो वो बरतानिया वाले भी यही कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान से अगर फ्लाइट्स बंद की हैं या उनके लिए क्वारंटीन मैंडेटोरी किया है तो वो इसीलिए किया है क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो माफ करिएगा कि जो ब्रिटिश बेस्ड पाकिस्तानी है वो दे आर फ्लाइंग बैक टू पाकिस्तान फॉर शादीज। अच्छा, शादियों का जिक्र कर लें। देखें, बात यह कि शादी के ऊपर जो पाबंदी थी अगर उसको फॉलो किया जाता ना तो इतना मसला नहीं था। जो रेकमेंडेड था वो क्या था कि आप ओपन एयर में शादियां करें और 300 से ज़्यादा गेस्ट ना हो। इसको अगर फॉलो कर लेते तो ये इतना मसला ना बनता। हुआ ये कि एक तो ये कि जहां 300 उसको खींच के 400, उसको खींच के 500 और इससे भी बड़े फंक्शन हुए। और दूसरा फिर ये कि जो ओपन एयर की डेफिनेशन थी उसके साथ भी खींचातानी की गई। तो बात यह है कि अगर तो जो गाइडलाइन थी उसको फॉलो किया जाता तो मैं समझता हूँ कि वो किसी और तरीके से आराम से हैंडल हो सकती थी। मसला यह है कि जब उसको बहुत ज़्यादा ब्रीच किया गया, उसकी बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जी हुई तो नेचुरली फिर हमें ज़्यादा एक्सट्रीम मेजर लेना पड़ा कि हमने कहा सिरे से ही बंद कर दें। तो अनफॉर्चुनेटली जब हम बतौर मुआशरा, और ये हम सब कलेक्टिवली इसको हमें ओन करना चाहिए, जब हम उस चीज़ को। सर इसमें हुकूमत की भी तो जिम्मेदारी है ना कि अगर वो रूल्स को फ्लाउट कर रहे थे या आपकी इंस्ट्रक्शंस को फ्लाउट कर रहे थे तब किसी ने भी तो नहीं रोका। ये भी तो सर एक इशू रहा है। ये ठीक है, ये बात ठीक है, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव कमजोरी रही है, इसमें कोई शक नहीं। तो इस एडमिनिस्ट्रेटिव कमजोरी को सर आप लोगों ने कुछ पूरा करने की कोशिश की है इस हवाले से? क्योंकि खास तौर पे पीछे तो बाजारों के अंदर मास्क पहनने का या वो जिस तरह पहली वेव के अंदर जिस किस्म के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स रहे थे या वो तो इस दफ़े हमें शुरू में नज़र नहीं आए। वो जब तक आपने इम्पोज किए या सख्ती हुई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नंबर्स बढ़ गए थे। ये ऐसा ही है जी। लेकिन ये देखिए कि ये कोई लोकल फिनोमिनन नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं रहा। हमसे ऐसे ममालिक जहाँ लिटरेसी और एजुकेशन हमसे बहुत ज़्यादा है और वो बड़े स्ट्रक्चर्ड सोसाइटीज़ हैं और बड़ी डिसिप्लिन सोसाइटीज़ हैं, इवन वहाँ एक उकताहट, एक तंगी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस के सामने आई और कुछ जगह लोगों ने उसके खिलाफ कुछ बगावत नीम बगावत भी की। हमारे यहाँ ये बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव फटीग भी थी, इसमें पब्लिक की फटीग भी थी और मैं समझता हूँ कि इससे भी कोई लेसन सीखना चाहिए। लेकिन आप ये देखिएगा कि ये फिनोमिनन सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हो रहा। अब हमसाया मुल्क इंडिया में इस वक्त शदीद तेज़ी से जो उनकी मौजूदा लहर है वो ऊपर जा रही है। बांग्लादेश में यही हुआ। तो कुछ फैक्टर्स का ताल्लुक ना सिर्फ वायरसेस से, एनवायरनमेंट से, बल्कि ह्यूमन नेचर से है। इंसानी नेचर कुछ ऐसी है कि उसको जब तक फिर ऐसे हालात में ज़रा सख्ती ना की जाए और कुछ तंबी जो है वो नॉर्मल से ऊपर जाके ना की जाए, कुछ फाइन्स ना किए जाएं, तो फिर वो सुनने मानने को इंसान तैयार नहीं होता। ये इंसानी फितरत है और हमें इसको अपनी डिसीजन मेकिंग में इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। इसमें भी एक लेसन है। सही सर, ये बताइएगा जो अब इक़दामात लिए गए हैं, सख्ती की गई है, उससे क्या जो इन्फेक्शन रेट है या स्प्रेड है उसमें कोई फ़र्क पड़ा है, जिसको वही कहते हैं कि फ्लैटन द कर्व? और ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज डॉक्टर यास्मीन राशिद की एक स्टेटमेंट जो थी वो मैंने देखी, मीडिया के ऊपर रिपोर्ट भी हुई है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर फ़र्क पड़ा है नंबर्स के अंदर बिकॉज जो वैक्सीनेशन कैंपेन भी चल रही है और साथ साथ जो स्मार्ट लॉकडाउन भी किए गए हैं। आपने भी नंबर्स के अंदर ये तब्दीली देखी है? मैं आपको बताऊं जी कि ये हमेशा, और ये असद उमर साहब ने कहना शुरू किया कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। बड़ा सादा सा फिक्र है कि हमारी जो हरकत हैं उनके नताइज होते हैं, हमारे जो एक्शंस हैं उनके नताइज होते हैं। और ये बिल्कुल बात ठीक है। कुछ हमें इब्तदाई ऐसे लगता है कि हमारे एक्शंस के कुछ नताइज सामने शायद आना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये सवाल आप अगले हफ्ते पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आपको इसके बारे में बताने के काबिल हूँगा। लेकिन इस वक्त जो नंबर्स हैं वो ऐसे हैं जिसको हम हॉस्पिटल सेंसस बोलते हैं ना, जो हॉस्पिटल फिलअप है, वो यकीन कीजिए वो जो जून वाले नंबर्स हैं उससे तजावज़ कर चुका है, यानी कि करेगा, कर चुका है। सिर्फ इस वक्त हमारी सिचुएशन थोड़ी बेहतर इसलिए है कि हमने उसके बाद जो अपना बिल्डअप किया था अपने हॉस्पिटल सिस्टम्स का, ऑक्सीजन बेड्स का, वेंटिलेटर्स का, वो आज हमें काम आ रहा है। वरना आज हमारे नंबर्स उस नंबर से बढ़ चुके हैं जो पीक थी जून के अंदर। डॉक्टर साहब तो ये बताइएगा कि फिर आप ये कह रहे हैं कि मतलब कि हफ्ते के बाद आपसे पूछा जाए कि पीक गुजर गई है कि क्या, इस वक्त हम ये फॉर सर्टन नहीं कह सकते और आप फॉर सर्टन ये नहीं कहेंगे कि पीक इस वक्त गुजर चुकी है?
नहीं जी, पीक तो जब गुजर जाती है तभी पता चलती है। और अभी मैं किसी सूरत ये नहीं कह सकता कि पीक गुजर गई है या पीक आ चुकी है। ये अगले हफ्ते शायद आपको मैं बताने के काबिल हूं कि हम कहाँ खड़े हैं पीक के हवाले से। सही। अच्छा सर, अब थोड़ी सी वैक्सीनेशन के हवाले से भी बात कर लें। अगेन आपको भी मालूम है, बहुत तनकीद जनरली हुई है कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन कैंपेन न सिर्फ देर से शुरू हुई है बल्कि बहुत सुस्त रही है। जो अगर नंबर्स हम खित्ते के अंदर ही कंपेयर कर लें तो बहुत फ़र्क है, और उसमें थोड़ा सा मसला वैक्सीन प्रोक्योरमेंट का भी रहा है। सो कुछ हमारे साथ नंबर्स शेयर करें कि वैक्सीन आने वाले दिनों में कितनी आ रही है, और अब गवर्नमेंट के टारगेट्स क्या हैं कि कि अगले आने वाले महीनों के अंदर जो वैक्सीनेशन कैंपेन है इसको कितना रैंप अप करना है। एंड सर प्लीज़ इस तनाजुर में सवाल का जवाब दीजिएगा कि पिछली दफ़े रमज़ान की आखिरी दिनों में जब वो ईद शॉपिंग की सूरत हाल थी तो उसकी वजह से जो नंबर्स ऊपर गए थे वो शायद आपके लिए सबसे मुश्किल वक्त था पहली वेव का। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, वैक्सीन के बारे में आपको ये बताऊं कि इसमें सुस्ती नहीं है। इसमें ये यूं कहिए कि जिस स्पीड पे वैक्सीन चल रही है उससे बाहर कैफ बहुत तेज़ होने की ज़रूरत है अगर हमने अपनी टारगेट पॉपुलेशन को रीच करना। इसका आगाज़ तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन चूंकि हमारे पास सप्लाई ऑफ वैक्सीन जो है वो इस तरह से है कि हम इसको अगर बहुत ज़्यादा रैंप अप करें तो हमें टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डोजेज चाहिए। वो इंशाल्लाह मुहैया हो रही हैं और आ जाएंगी। इस वक्त तकरीबन मिलियन के करीब यानी 9 लाख से ज़रा ऊपर हम ऑलरेडी डोजेस लगा चुके हैं। और हम जैसे मैंने आपसे बताया था तकरीबन 1.2 मिलियन वैक्सीन जो थी वो डोनेशंस के ज़रिए आई। उसके अलावा मिलियन डोजेज़ हम ख़रीद चुके हैं। उसके अलावा कुछ 60,000 कैंसाइनो की डोजेज़ आ चुकी हैं। और इस अप्रैल के महीने में मल्टीपल मिलियंस 2, 3, 4, 5 मिलियन की रेंज में आ सकती हैं। नेचुरली जब तक ऑर्डर कंफर्म नहीं हो जाता मैं आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता, लेकिन मल्टीपल मिलियंस में इस अप्रैल के अंदर आ जाएंगी और फिर मई में और फिर ऑनवर्ड जून में। ये भी आपको बताता चलूं कि जो कैंसाइनो वैक्सीन है उसकी मैस फिलिंग भी यहाँ होगी। इन अदर वर्ड्स वो बल्क कॉन्सेंट्रेट आएगा और उसको हमारे यहाँ NIH के अंदर फिल किया जाएगा और उससे भी मिलियंस ऑफ डोजेज जो हैं हम पाकिस्तान के अंदर जनरेट कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह ये कैंपेन अगर आज थोड़ी सर सॉरी जी नंबर बताइएगा कि कब तक। आई मीन आर वी टॉकिंग अबाउट द समर्स और लेटर? नो वेल विद इन द समर्स। अभी ये चंद मतलब आप समझ लीजिए कि मई के महीने में इंशाल्लाह ये जो कॉन्सेंट्रेट से फिल होके चलने वाली जो यानी जो खुद से हम फिल करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये मेरा ख्याल है कि मई के वस्त से शुरू हो जाएगी। सर बट ये जो सारे आपने नंबर्स अभी तक गिनवाए हैं कि जो गर्मियों तक आ जाएगी, ये सब चाइनीज़ वैक्सीन है जो हुकूमत जो है वो ख़रीद रही है। आपने क्या कोवैक्स की तरफ से जो हमें कंसाइनमेंट मिलना था उसका जिक्र किया है, या वो अभी क्योंकि क्लियर नहीं है कि कब तक आएगी तो आपने उसका जिक्र नहीं किया? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने शुरू में अर्ज की ना कि ये हमारा कोवैक्स के थ्रू मिलनी थी। हाँ जी, ये प्रोसेस हमारा इससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल सकता था अगर वो जो कोवैक्स का वादा था वो बर वक्त पूरा होता। अनफॉर्चुनेटली उनको भी सप्लाई में मुश्किल पेश आई, जो कि ग्लोबल डिमांड हाई है और सप्लाई में कुछ गैप्स थे, उस वजह से वो चीज़ ज़रा स्लो हुई। तो बहरहाल कोवैक्स का मसला ख़त्म नहीं हुआ, उसमें सिर्फ ताख़ीर हुई है। हमारी उनसे लगातार गुफ्तगू जारी है और मुझे उम्मीद है कि वो भी इसी के साथ इसी दौरान इंशाल्लाह उनकी भी सप्लाई जो है कोवैक्स के ज़रिए वो भी शुरू हो जाएगी। सो इसलिए ऐसी उसमें कोई जैसे कहते हैं ना पेसिमिज्म की बात नहीं, वो थोड़ा उसमें डिले ज़रूर है। उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं और वो जो ग्लोबल सप्लायर्स हैं उनके साथ वो इन टर्न वो उनसे बात कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान और दीगर ऐसे ममालिक जिनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बड़ी है, बड़ी पॉपुलेशन वाले मुल्क जो हैं उनको कुछ प्रायोरिटी दी जाए। तो इसमें भी कुछ बेहतर खबर इंशाल्लाह आ जाएगी। सर वेरी क्विकली, क्या आप तीसरी लहर के अंदर एक कंप्लीट लॉकडाउन जो पिछले साल हुआ था उस तरह का कंसिडर कर रहे हैं? मैंने जी पहले भी एक दफ़ा शायद आपके ही प्रोग्राम में ये कहा था कि नेशनल डिसीजन मेकिंग में ना कोई भी ऑप्शन ऑफ द टेबल कभी नहीं होता और अभी भी ऑफ द टेबल नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि ये जो मेजर्स अभी हमने किए हैं जिसमें अच्छे स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं, एजुकेशन सेक्टर बंद पड़ा है, उसके अलावा हमने शादियां जो हैं बिल्कुल बंद कर दी हैं, रेस्टोरेंट्स जो हैं वो सिर्फ आउटडोर डाइनिंग चल रही है, उसके अलावा हमने काफ़ी और जो इन्फोर्समेंट है बेहतर की है, मास्क का इस्तेमाल बेहतर हो गया है, वैक्सीनेशन साथ साथ चल रही है। वज़ीर आज़म का पैगाम बड़ा दो टोक रहा है, आपने सुना
मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें जो है इवेंचुअली अपना असर दिखा रही हैं, और मुमकिन है और उम्मीद है कि हमें वो जगह नहीं देखनी पड़ेगी जहां हमें कोई किसी किस्म का मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़े, लेकिन ये ऑप्शन ऑफ द टेबल कभी भी नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ऑपोजिशन के अंदर जो बढ़ते हुए फासले हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में अब जिक्र करेंगे तकसीम होती हुई अपोजिशन का। पीपल्स पार्टी की तरफ से पहले इस्तीफ़ों से इनकार और उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बतौर सेनेट अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी जो हुई है, उसके बाद पीडीएम के अंदर एक वाज़े दरार जो है वो नज़र आ रही है। ताहम अब ये दरार जो है वो ऐवान के अंदर भी जा पहुंची है, जहां सेनेट के अंदर मुस्लिम लीग नवाज, JUIF, PK मैप और PDM की जो दीगर जो दो जमातें हैं, उन सब ने ये फैसला किया है कि उनके जो सेनेटर्स हैं उनके ऊपर मुश्तमिल एक अलहदा अपोजिशन ग्रुप बनेगा, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन मानने से इनकार कर दिया है। नवाज लीग के पार्लियामेंट्री लीडर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब के मुताबिक अपोजिशन के जो 27 सेनेटर्स हैं वो एक अलग ग्रुप बनाएंगे, और ये तमाम सेनेटर्स आज़ाद ग्रुप की हैसियत से अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे। इसके साथ साथ पीडीएम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP को सेनेट अपोजिशन लीडर मुंतखब करने के ऊपर शो कॉज नोटिस भी भेज दिया है। पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी साहब के मुताबिक शो कॉज नोटिस जो हैं इन दोनों जमातों से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान की सपोर्ट हामिल करने पर वजाहत मांग रहे हैं, जो कि पीडीएम के मुताबिक इसके बयानिए की नफ़ी है। अपोजिशन की इस तकसीम का पीडीएम को कितना नुकसान होगा, और पीपल्स पार्टी क्या अब एक अलहदा अपोजिशन जमात के तौर पर ही ऐवान के अंदर और बाहर काम करेगी, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हुसैन बुखारी साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वेलकम टू द शो सर। जी बुखारी साहब, सर सबसे पहले तो ये बताएं कि वो जो शो कॉज नोटिस है उसका चर्चा कल से चल रहा है, क्या उसके अंदर कहा गया, और अब क्या सोच रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस शो कॉज नोटिस के हवाले से? शुक्रिया। देखें पहली बुनियादी बात तो ये है कि पीडीएम जो है ये एक सियासी जमात नहीं है, ना ही पीडीएम इलेक्शन कमीशन के पास कोई रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, और ना ही उसका कोई अपना मैनिफेस्टो है, ना ही उसका कोई अपना रूल्स है। और ये कोई भी इक़दामात जो या कोई भी कदम उठाया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशंस का, उसके पीछे उसके रूल्स की या कोई कवानीन की सपोर्ट होती है। तो मेरा सवाल है शाहिद खाकान अब्बासी साहब से कि आपकी ये जो शो का नोटिस है ये किस कैपेसिटी पे आपने दी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पीडीएम में बैठी है, वहाँ पे दीगर जमातें जो हैं ये 10 जमातों का मजमूआ है जो पीडीएम कहलाती है, और इसमें से अगर एक जमात भी ना हो तो वो पीडीएम नहीं रहती। तो आपने ये किस कैपेसिटी में और किस प्रोविजन के नीचे आपने ये शो कॉज नोटिस दिया? उनके जहन में होनी चाहिए बात कि जब हमने 20 सितंबर को पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में पीडीएम की तश्कील हुई थी, तो उसके 26 पॉइंट से जो चार्टर था, चार्टर में तो ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि किसी को ये आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं सर, या आप ये हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही जवाब देगी इवेंचुअली पीडीएम को कि आप किस कैपेसिटी या किस अथॉरिटी या किस रूल के नीचे आपने ये हमें शो कॉज नोटिस भेजा है? देखें जी, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो पीडीएम की जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट में लार्जेस्ट अपोजिशन की स्ट्रेंथ है उसके पास, और नेशनल असेंबली में भी आफ्टर एन उनकी हैसियत है, वहाँ पे मोर देन 54 ऑलमोस्ट हमारी सीट्स हैं उधर। तो वहाँ पे ऐसी जमातें भी पीडीएम हैं जिनकी पार्लियामान में नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन हम सबको बराबरी की सतह पे गुफ्तगू करते हैं और फैसले भी
मुत्तफ़िका फ़ैसले जो हैं उसकी तमाम जमातें पाबंद हैं। अगर कोई जमात एक या दो अपने फ़ैसले हम पे मुसलत करना चाहे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन फ़ैसलों की पाबंद नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर उस फैसले की पाबंद है जो कंसेंसस से होगा, और ये बेसिकली ये हमारे एक्शन प्लान में दर्ज है जो 20 सितंबर को तमाम सरबराहों ने उस पर दस्तखत किए हैं। वो 26 पॉइंट का जो हमारा डिक्लेरेशन है ये 10 जमातों के सरबराहों ने उस पर दस्तखत किए हैं। उससे बियॉन्ड सेक्रेटरी जनरल साहब जा नहीं सकते। दूसरी बात मैं अर्ज़ कर दूं आपको कि मौलाना साहब जो प्रेसिडेंट है PDM के, वो आजकल उन्होंने सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी थी। उनकी सेहत ठीक नहीं थी, तबीयत नासाज थी, और ये भी उनको जहन में रखना चाहिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, और आपने अगर कोई फ़ैसला करना भी है तो बजाय ये आप बुनियाद डाल रहे हैं PDM को तोड़ने की, आप कितना बेहतर होता कि ये फ़ैसला अगर सवाल जवाब करना ही था तो सरबराह इजलास ये बताइएगा, माफ करिएगा आपकी यहाँ बात काट रही हूँ कि आपने कहा कि मुत्तफ़िका फैसले करने हैं PDM को एज एन अलायंस, बट सर यही तो बाकी जमातों का एतराज़ है कि आप लोगों ने जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया सेनेट के अंदर, तो आपने बाकी जमातों से तो बात नहीं की। वो तो अभी इस खुशफहमी में थे कि आप और उनके दरमियान गुफ्तगू होगी, आजम नज़ीर तारड़ साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नामों के ऊपर जो एक बहस चल रही है उसका कोई मुत्तफ़िका फैसला निकलेगा तो आप लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने जाके यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बना दिया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ये सारे मामलात वो थे जो हमने PDM की एजिटेशनल पॉलिटिक्स के हवाले थे कि मुत्तफ़िका फैसले होंगे। ये तो PDM की दीगर जमातें तो सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लेना चाहती थी। ये सेनेट के इंतखाबात से पहले ये रेजिग्नेशन देना चाहते थे। उस वक्त ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि आपके रेजिग्नेशन से सेनेट का इलेक्शन कॉलेज जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगा, वो फिर भी एग्जिस्ट करेगा, और आप वन वे ट्रैफिक चला देंगे PTI की और उनके राइस की, और वो 2/3 मेजॉरिटी ले लेंगे। और फिर इन 9 जमातों ने हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया, सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लिया, और हुकूमत को सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं लेने दी। 2/3 मेजॉरिटी तो बात की बात, तो सिंपल मेजॉरिटी भी उनको लेने नहीं दी। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की पॉलिटिकल विजन थी, ये सियासी बसीरत थी, और हम शुक्रगुजार हैं कि आपकी बात मानी ना, बट जब आपने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया तो आपने उनसे तो कंसल्ट ही नहीं किया, रातों रात आपने फैसला कर लिया, बाप के सिग्नेचर्स भी ले लिए। यही तो वो शिकायत करते हैं। नहीं, मेरी बात सुन लें इस पे कि जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है, ये सारे रूल्स जब बने, मैं उस वक्त नेशनल असेंबली में था जब स्ट्रेंथ जो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी, लेकिन उस वक्त MMA की लीडरशिप ने मैनेज करके स्पीकर से मौलाना फजल रहमान साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन अनाउंस करवा लिया। उसके बाद फिर नेशनल असेंबली के और सेनेट के रूल्स अमेंड किए गए, और रूल्स में ये कहा गया कि लीडर ऑफ अपोजिशन वो होगा जिसके पास अपोजिशन के मेंबर्स की मेजॉरिटी होगी। उससे पहले ये डिस्क्रिशन जो थी वो स्पीकर के पास थी और चेयरमैन सेनेट के पास थी। तो अभी हम समझते हैं कि स्ट्रेंथ वाइज जो थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास स्ट्रेंथ थी अपनी, 21 मेंबर्स उनके अपने थे। ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी अपोजिशन बेंचेस में, और फिर हमारी क़यादत ने जी नहीं, मैं उधर आरफ, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, फिर हमारी क़यादत ने, जनाब हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने बिल्कुल मुस्लिम लीग नून को कन्वे किया। हमारी क़यादत ने मौलाना साहब को भी कन्वे किया। पाकिस्तान सर माफ करिएगा, फिर बात काट रही हूँ, वक्त कम रह गया, तो ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या जवाब देगी, और क्या अब हम ये समझें कि PDM टूट गई है? ये तो खैर मेरी क़यादत ने भी फैसला करना, लेकिन हम नहीं समझते कि हम जवाब देने के पाबंद हैं। ये सारी बात करते हैं तो सरबराही इजलास होगा, उसमें बैठ के गुफ्तगू शुनीद हो सकती है,
लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी की मताहत जमात है? डू यू थिंक ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है? सबॉर्डिनेट्स एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है, तो पीपल्स पार्टी तो किसी की सबॉर्डिनेट नहीं है। हम एट पार बात करते हैं और बैठ के हमसे बात करते हैं अगर इजलास में बात करनी है। ये रवैया हमको कतन पसंद नहीं, ना हम पाबंद हैं इसके कि हम उनके एक्सप्लेनेशन कॉल्स देते रहे। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन की जमात है सेनेट में, और ये हमसे जवाब मांग रहे हैं। और फिर मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला करने से पहले राजा परेश्वर साहब को उस मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया? मौलाना साहब तो उन्होंने साथी सरगर्मियाँ मुअत्तल की थी, उनको उन बोर्ड लेके बात करते। तो ये कैसे ट्रीट कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? आपने हमसे गुफ्तगू की नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक हो, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे HEC के मसले के ऊपर। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे हायर एजुकेशन कमीशन के हवाले से। गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत की तरफ से HEC के चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत को 4 साल से कम करके 2 साल करने की इतलात जो है वो सामने आई, जिसके बाद HEC के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर तारिक बनूरी, उनको अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर बनूरी के वफाकी वजारत तालीम, यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और फैकल्टी मेंबर्स के साथ ताल्लुकात कशीदा थे और इन पर भारी तनख्वाहों के एवज़ कंसल्टेंट्स को हायर करने का भी इल्ज़ाम था, जिसके ऊपर नैब ने भी सवाल उठाए थे। आखिर क्या मामला है ये, और यूनिवर्सिटीज़ को फ़ंड्स की जो फराहमी का इशू है और जो स्कॉलरशिप्स कहा जा रहा है कि अवार्ड नहीं हो रही, और जो इल्ज़ाम डॉक्टर बनूरी साहब ने और लोगों के ऊपर लगाए हैं, उनमें किस हद तक सदाकत मौजूद है? इस इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, सरबराह SDPI के। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर सुलेरी, बताइएगा कि सर ये क्या मामला है कि एकदम हमने भी फैसला किया कि डॉक्टर तारिक बनूरी को हटाएंगे, फिर इल्ज़ामात की भी एक बौछार हो गई कि वो सही तरीके से चला नहीं रहे थे HEC के, और फिर ये भी खबर आई कि डॉक्टर बनूरी भी अब बात कर रहे हैं और वो भी कुछ लोगों पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये देखिए, चूँकि मामला अब कोर्ट में है, इस पे स्टे है, और मेरी इत्तला के मुताबिक 8 अप्रैल को सिंध हाई कोर्ट में इसकी नेक्स्ट जो है वो हेयरिंग है। तो जो एक्विजिशन इल्ज़ामात हैं और जो काउंटर इल्ज़ामात हैं वो तो शायद कोर्ट में उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से बात हो रही होगी। असल मसला इस वक्त अगर आप देखें तो थोड़ा सा शख्सियात से ऊपर जाके देखना होगा कि पाकिस्तान के जो हायर एजुकेशन सेक्टर है और हायर एजुकेशन कमीशन इन पर्टिकुलर, ये यहाँ पे कुछ फंडामेंटली समथिंग इज़ रॉन्ग। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी जो है सरबराह वो ऐसे नहीं है जो कि कंट्रोवर्सी का शिकार हुए बगैर सरमोनियसली जिनको घर वापस भेजा गया हो। खा वो डॉक्टर तारिक बनूरी हैं, उससे पहले डॉक्टर मुख्तार थे, आपको पता है कि उन पे भी कुछ एक्विजिशन लगे, हाल दो कि वो उसमें कोई नहीं नैब में या कहीं पे कोई चीज़ प्रूव नहीं हो सकी, लेकिन उनको भी इमेज को टार्निश किया गया। सुहेल नकवी साहब को भी को बहुत ज़्यादा जो था सरमोनियस वेलकम नहीं दिया गया था। इवन डॉक्टर अतार रहमान जो कि फाउंडर इसके चेयरमैन है और वन ऑफ द इस वक्त पार्टी इन दिस होल कंटेस्ट, तो उनको उनसे भी रिजाइन जो था वो लिया गया था। लुगारी साहब एक और सर, ये वजह क्या है कि HEC चेयरमैन जो है वो पोजीशन में इतनी ऐसी क्या जो है कंट्रोवर्सीज है कि कोई भी जो है जो आता है वो यहाँ कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व हो जाता है? व्हाट इज द इशू? मुझे लगता है कि इस वक्त, और इसीलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा सा ये जो हायर एजुकेशन है इसको थ्रेड बेयर इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। यहाँ पे एक तो 2 पैराडाइम जो हैं वो आपको नज़र आती हैं। एक पैराडाइम शिफ्ट था। डॉक्टर अतार रहमान जो थे उनका फोकस था क्वांटिटी पे, और हमने देखा कि यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो काफ़ी सारी बन गई। हमने ये भी देखा कि स्कॉलरशिप्स की लाइन लग गई। हमने ये भी देखा कि बजट स्पेंडिंग जो है उसमें एकदम से इजाफा हो गया। और एक दोस्त कहा करते, और मैं कोट करता हूँ, वो कहते हैं कि एक ज़माना आ गया था उनके बाद के सारे स्कूल जो थे वो यूनिवर्सिटीज़ बन गए और सारी यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो स्कूल बन गई। यानी कि हर कॉलेज जो था वो यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया और यूनिवर्सिटीज़ जो थी स्पेशलाइज्ड
उनकी कोशिश थी कि उनके यहाँ हर तरह की डिग्री और हर तरह का डिपार्टमेंट जो है उनके यहाँ वो ऑपरेट होना शुरू कर दे, खा उसके लिए फैकल्टी है या नहीं है। तो ये एक पैराडाइम था जिसके के अपने प्रॉज एंड कॉन्स जो हैं वो हो सकते हैं। डॉक्टर तारिक बनोरी जो है उनका एक अपना जो है स्कूल ऑफ थॉट है और वो ये है क्वालिटी पे ज़्यादा यकीन रखते हैं। उनका ख्याल था और उन्होंने आते ही देखिए स्टेटस को चैलेंज किया। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में जो डिपार्टमेंट थे यहाँ पे फैकल्टी, क्वालिफाइड फैकल्टी उन डिपार्टमेंट्स के लिए मौजूद नहीं थी, उन्होंने उनको बंद करवाया। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो ग्रांट दी जाती थी यूनिवर्सिटीज़ को, उसको उन्होंने एक पीयर रिव्यू प्रोसेस के साथ मुंसलिक कर दिया कि वो एक होगा ग्रुप ऑफ पीयर रिव्यूअर्स जिसमें बड़े अच्छे अच्छे नाम थे कि वो उसको देखेंगे, उसके इम्पैक्ट को देखेंगे और तब वो फंडिंग पास होगी। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को वो जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह की फंडिंग होती थी वो भी यूनिवर्सिटीज़ को डायरेक्टली पास ऑन कर दी कि वाइस चांसलर खुद से डिसाइड करें उन्होंने कहाँ पे कॉन्फ्रेंस करनी है, किधर जाना है। तो उन्होंने इसमें क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस रखा। अब जब इसी तरह से जर्नल्स जो थे, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।